वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। बिहार में शोभा यात्रा के दौरान, रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा भड़कना शुरू हुई वो उसके बाद भी बदस्तूर जारी रही, रुकने का नाम ही नहीं लिया। दो जिले जो सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित हुए, सासाराम और नालंदा। इस वक्त मैं सासाराम में मौजूद हूं। सबसे पहले हिंसा से जुड़ा अपडेट क्या है, कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, हालात यहाँ पर कैसे हैं, सबसे पहले वो आप जानिए। अगर नालंदा और सासाराम दोनों की बात की जाए तो 177 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 4 अप्रैल यानी कि आज तक रात के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर पूरी तरीके से बंद है। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि हालात अब सामान्य हो चुके हैं, अब यहाँ पर घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर सासाराम से खासतौर पर वो भी सामने आई है कि लोग अपना घर छोड़ने को यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि अब अगले पल कौन सी ऐसी घटना हो जाए, कहां पर कौन सा ब्लास्ट हो जाए, किसके घर पर बम फेंक दिया जाए और उनके परिवार की, उनकी जान भी इसमें जा सकती है। दो जिले सासाराम और नालंदा, यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब जो हुए वो उसके बाद बढ़ते ही चले गए। पहले दिन हिंसा हुई शोभा यात्रा में, अगले दिन नालंदा में फायरिंग होती है, यहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए घर में बम फेंक दिया जाता है। यहीं ये घटनाएं रुकती नहीं है, यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। और सिर्फ सासाराम की स्थिति नहीं है, नालंदा की भी यही स्थिति है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त नालंदा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, नालंदा पर तो ज्यादा सवालिया निशान इसीलिए भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार का गृह जिला है। विपक्ष ये कह रहा है कि अपने गृह जिले को अगर नहीं संभाल पा रहे तो दूसरे राज्य की तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन इन सबके बीच में अब ये कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हो चुके हैं। आज से बिहार शरीफ में भी जो दुकानें हैं वो खुल जाएंगी। क्या आपको वहां पर स्थिति को देखकर ये लग रहा है कि अभी ये सही समय है, अब यहाँ पर सब कुछ खोल दिया जाए तो ऐसी हिंसा एक बार फिर से नहीं होगी? क्योंकि कल शाम यहाँ पर डेड बॉडी मिली है और आज यहाँ पर सुबह आग भी लगी है सासाराम में। हालांकि जांच का विषय है कि क्या हिंसा से कनेक्शन था या फिर नहीं था। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए स्थिति सामान्य बनाने की ज़रूर कोशिश हो रही है प्रशासन की ओर से और दुकानें भी इक्का दुक्का खुलने लगी हैं। लेकिन जो प्रभावित इलाका है वहाँ दुकानें अभी भी बंद है और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जल्द ही वो भी दुकानें खुलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट सेवा आज शाम तक बंद है। वहीं धारा 144 जो है उसमें थोड़ी ढील दी जा रही है और शाम के बाद क्या वो धारा 144 लागू रहता है, क्या इंटरनेट सेवा अभी भी आगे बंद रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो इंटरनेट सेवा बंद रहता है, धारा 144 लागू रहती है, मतलब स्थिति सामान्य तो ज़रूर होने के लिए दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सामान्य स्थिति शायद अभी भी नहीं बन पाया है। और यही वजह है कि लोगों का भरोसा भी प्रशासन के ऊपर नहीं है। क्योंकि जब महावीरी, जब ये रामनवमी का जुलूस निकला था उस समय पुलिस की कम तैनाती थी। शायद यही वजह है कि एकाएक पत्थरबाजी शुरू हुई और उसके बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, हिंसा बढ़ गई और नतीजा ये हुआ कि आज 5वें दिन भी शहर में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो नीतीश कुमार का गृह जिला है वो अभी शांत होते नहीं दिख रहा है और पूरी तरीके से लोगों का विश्वास प्रशासन के ऊपर नहीं हो पाया है कि क्या अगर धारा 144 हटा ली जाए या फिर इंटरनेट सेवा खोल दिया जाए तो कहीं कोई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो कार्रवाई पहले दिन के बाद होनी चाहिए थी, शोभा यात्रा के दौरान इतना जबरदस्त बवाल हुआ, जो हिंसा की घटना वहां पर रुक जानी चाहिए थी। अगर ये कहा जाता है कि सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। देखिए केंद्र से भी मदद मिली है, यहाँ पर पैरामिलिट्री की जो 10 कंपनियां हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कैसे हिंसा एक दिन, दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन भी होती चली गई, इसीलिए लोगों के मन में बहुत ज्यादा वहम है और लोग नहीं ये मान पा रहे हैं कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, इसीलिए वो अपने आशियाने को यहाँ पर छोड़ देना चाहते हैं। इन सबके बीच में देखिए आपको ये भी बताएं कि 177 से ज्यादा लोग हैं जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन आपको अब हैरान होना चाहिए कि जिन 177 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई है, सबसे ज्यादा बच्चे आपको सीसीटीवी में नजर आएंगे। उन तस्वीरों में देखा गया है, वहां के लोग ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा इस हिंसा में जो शामिल थे वो छोटे छोटे बच्चे थे। अब बच्चों का इस्तेमाल किसने किया, बच्चों के कंधे पर रखकर किसने बंदूक चलाई, ये बहुत सारे सवाल इस जांच के बाद जरूर सामने आ पाएंगे। लेकिन बिहार के सासाराम और नालंदा की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि लोग यहाँ पर अपने घर छोड़ने को मजबूर है। प्रशासन इस बात का दावा जरूर कर रहा है कि अब हालात को सामान्य कर लिया गया है, यहाँ पर कोई घबरा
घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तस्वीरें हम आपको भी दिखाएंगे जो ये बताती है कि कैसे यहाँ पर जो लूटपाट है वो भी की जा रही है। बच्चे आपको नजर आएंगे तस्वीरों में जो आगे बढ़ते हैं, हिंसा करते हैं। बिहार का नालंदा और सासाराम जिला अभी भी दहशत में है। रामनवमी के दूसरे दिन सासाराम में पथराव और आगजनी हुई। I would like to congratulate the coalition all over the world. My greetings to everyone. Welcome to India. First of all, I would like to congratulate the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. The occasion of the 5th edition of this International Conference on Disaster Resilient Infrastructure, ICDRI 2023, is indeed a special one. Friends, the CDRI arose from a global vision. In a closely connected world, the impact of disasters will not just be local. Disaster in one region can have a big impact on a completely different region. Therefore, our response has to be integrated, not isolated. Friends, in just a few years, over 40 countries have become part of the CDRI. This conference is becoming an important platform. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. Friends, as we discuss infrastructure, some priorities have to be remembered. The CDRI's theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns, but also about reach and resilience. Infrastructure must leave none behind and serve the people even during time of crisis. Further, a holistic view of infrastructure is needed. Social and digital infrastructure are as important as transport infrastructure. Friends, during disasters, it is natural that our hearts go out to those who are suffering. Relief and rescue take priority, and rightly so. Resilience is about how quickly systems can ensure the return of normal life. Resilience is built in the times between one disaster and another. Studying past disasters and learning lessons from them is the way. This is where the CDRI and this conference play a key role. Friends, each nation and region faces disasters of different kinds. Societies evolve local knowledge related to infrastructure
that can withstand disasters. While modernizing infrastructure, such knowledge needs to be used intelligently. Modern technology with local insights can be great for resilience. Further, if documented well, local knowledge may become a global best practice. Friend, some of the initiatives of the CDRI are already showing its inclusive intent. The Infrastructure for Resilient Island State Initiative for IRIS benefits many island nations. These islands may be small, but every human living in them matters to us. Just last year, the Infrastructure Resilient Accelerator Fund was announced. This $50 million fund has generated immense interest among developing nations. The commitment of financial resources is key to the success of initiatives. Friends, recent disasters have reminded us of the scale of challenges we face. बड़ी खबर बिहार के सासाराम से ही है। वो इस वक्त मैं आपको बता दूं, देखिए बिहार के सासाराम में जो हिंसा हुई है, अब एक के बाद एक उसके कई सारे सबूत भी सामने आए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जांच भी चल रही है। अब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं उसमें पुलिस ये कह रही है कि साजिश का शक यहां से हो रहा है, यानी कि सोची समझी साजिश ये थी, क्योंकि कई सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो हम आपको दिखाएंगे जिसमें आगजनी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, बड़ी तादाद में इसमें बच्चे शामिल हैं और ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर हिंसा नहीं, लूटपाट का भी यहाँ पर इरादा था और इसीलिए सिर्फ घरों से नहीं, मॉल से भी वो तस्वीरें देखी गई हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लूटपाट करते हुए मॉल से नजर आ रहे हैं। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के बाद भड़की हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें बिहार के 2 जिलों में कानून व्यवस्था धुआं होती दिखाई दी। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी और धमाके ने लोगों को दहला कर रख दिया। बवाल की शुरुआत रामनवमी के अगले दिन रोहतास नगर से हुई, जहां 2 गुट आपस में भिड़ गए। फिर हिंसा की आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। नालंदा में भड़की हिंसा की जांच कर रही पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी वीडियो लगे हैं। नालंदा के बिहार शरीफ से सामने आए सीसीटीवी वीडियो में उपद्रवी आगजनी और पथराव करते दिखाई दिए और हिंसा की आग में करोड़ों का नुकसान हुआ। सामने आए वीडियो में बिहार शरीफ के एक इलाके में उपद्रवी बड़ी संख्या में पहुंचे और वहां खड़ी एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भी उपद्रवी नहीं रुके और पथराव करते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान उपद्रवियों ने इलाके में कॉपी किताबों के गोदाम को निशाना बनाया और उसमें तोड़फोड़ करने के साथ साथ उसे आग के हवाले कर दिया। सासाराम रामनवमी की शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद हिंसा की आग में जल उठा। हिंसा फैलाने वालों की पुलिस लगातार पहचान और गिरफ्तारियां कर रही है। अब तक सासाराम में 43 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी उपद्रवियों की भी तलाश की जा रही है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कानूनों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कानूनों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो सर्च के अनुसार कार्रवाई करनी है वो करेगी। बिहार का सासाराम सहमा हुआ है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। हिंसा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में हिंसा की दहशत अभी भी बरकरार है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है। दहशत की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में भी
डर रहे हैं, क्योंकि हिंसा की साजिश रचने वाले अभी भी छिटपुट कोशिशों को अंजाम देने और अफवाहों को फैलाने की फिराक में है। इस बीच सासाराम में विस्फोट की खबर ने एक बार फिर सबको डरा दिया, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि सासाराम शांत है और किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ। घर की बाहरी दीवार पर किसी अज्ञात के द्वारा पटाखा फोड़ा गया, जिससे वहां विस्फोट होने की अफवाह फैल गई। तो दीवार पर पटाखा के कारण जो काले जैसा निशान हो गया है, उसको भी देखा गया है और वहां पर सुतली वगैरह जो भी जब्त की गई है, उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। सासाराम को हिंसा की आग में सुलगाने वाले 43 लोगों को अब तक पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी लोगों की भी अभी तलाश की जा रही है। उनकी पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही है और स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। फिलहाल सासाराम में किसी भी तरह की हिंसा दोबारा न हो, इसके लिए 4 अप्रैल तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है।